हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि एक आइडियल जर्नी क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, इंग्लिश लिटरेचर का। क्योंकि देखिए, मैं उसी बारे में बात करूँगी जिस डोमेन में मैं वर्क कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मेरा एम यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ इंग्लिश लिटरेचर में। और मैंने एक उसका जो पहला पड़ाव था कि मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई रिसेंटली कर लिया है। तो इस जर्नी को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को इंग्लिश लिटरेचर में और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वो कैसे बनना है। तो आइए जानते हैं। तो आप उसके लिए क्या करिए, देखिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जनरली डिसाइड करिए कि आप 10th के बाद काउंसलिंग लीजिए। आपको 10th के बाद जनरली मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो ब्राइट हैं पढ़ाई में, वो लोग क्या ले लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड ले लेते हैं, और कुछ जो हैं ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, आर्ट्स की तरफ बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी। काफ़ी बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो बीए इंग्लिश कर रहे हैं, बीए में ह्यूमैनिटीज़ लेके उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछे जा रहे हैं, जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो ले रहे हैं आजकल। तो आप 10th के बाद डिसाइड करिए, आप काउंसलिंग करिए, आप देखिए कि अगर आपको नॉवेल्स, स्टोरीज़ और पोइट्री ये सब पढ़ना पसंद है तो आप 11th-12th में स्विच करिए और आर्ट्स ले लीजिए। उसके बाद आप 10+2 आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में आप इंटरेस्ट लीजिए। उसके बाद आता है आप उसके बाद आजकल CUET यूजी स्टार्ट हो गया है। तो जब हम 2013 में मेरी 12th हुई थी, तो उसके बाद उस टाइम पे परसेंटेज के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और बाकी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन हो जाता था, और आजकल CUET यूजी चल गया है। तो आप CUET यूजी को क्वालिफाई करिए अच्छे रैंक से, और आप अच्छे कॉलेजेस में एनरोल होइए। उसके बाद आप बीए, आप देखिए, आप जनरली जब हम उस टाइम कर रहे थे तो जनरली बीए पास कोर्स होता था, ठीक है। तो बीए पास कोर्स में आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे, और इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते थे हम इंग्लिश लिटरेचर को। और अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डाउनलोड करिए और देखिए कि कितना अच्छे से उन्होंने कवर अप कर रखा है डिटेल से सब्जेक्ट को। तो आप वो कर सकते हैं बीए। और बीए में जब आपका एम ही है, आपने 10th से ही सोच लिया है, या आपने 12th से ही सोच लिया है, या आपने बीए के बाद सोच लिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप बीए से ही अच्छे से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और उसके बाद बीए के बाद आप एनरोल करिए मास्टर्स में। और मास्टर्स जब आप करेंगे तो आप कोशिश करिए कि बीए और एमए आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करिए, क्योंकि हम जनरली देखेंगे कि यूजीसी नेट का सिलेबस जो है वो मैच होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, यूजीसी नेट का जो स्टैंडर्ड है। तो आप कोशिश करिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करिए, अदरवाइज़ किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली और अच्छे से करिए मास्टर्स को। तो जब आप मास्टर्स और बीए को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 50% यूजीसी नेट का सिलेबस है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद एमए करने के बाद पहला पड़ाव होता है कि आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और आप बहुत ब्राइट हैं और आपका बैकग्राउंड भी अगर उसी सब्जेक्ट से है जिससे आप नेट कर रहे हो, आपने एमए करी है, उसी से अगर आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, टॉप रैंक में आएंगे, जो टोटल कैंडिडेट्स जो देते हैं एग्ज़ाम यूजीसी नेट का, उसमें से 6% तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और जो हाईएस्ट 2% वाले हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उससे क्या होता है, फेलोशिप आ गया उसमें। तो और नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सिर्फ आपको ये एलिजिबिलिटी देता है नेट कि यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा नेट हो गया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं गई, मैं कहीं जॉब नहीं लग गई, मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाऊंगी, इंटरव्यू दूंगी। वो डिपेंड करता है वो मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, उन्हें उनके यहाँ वैकेंसी है या नहीं है, इसके बाद मेरा टीचिंग स्किल है या नहीं है, मैंने पढ़ बहुत कुछ लिया है और मुझे समझाना नहीं आ रहा डेमो में। तो काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसके बाद डिसाइड होगा कि मैं किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकती हूँ या नहीं। तो
नेट नेट का एग्ज़ाम देने से मैं सिर्फ एलिजिबल हो गई हूँ कि मैं किसी कॉलेज में जाके और इंटरव्यू दे सकती हूँ फॉर द जॉब। उसके बाद होते हैं जेआरएफ। देखो जेआरएफ तो मैंने बताया ना कि नेट का जो ऊपर के 2% वाले बच्चे हैं जेआरएफ मिलता है उनको, उसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप यानी कि कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता है कि आप आने वाले 5 साल में जब आप पीएचडी कर रहे होंगे कहीं से, तो आपको गवर्नमेंट मंथली 44,000 स्टाइपेंड देगी। अब ये बढ़ गया है, पहले 37,000 था। और डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है। तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है जो आप अच्छे से आप अपनी पीएचडी का खर्चा भी उठा सकते हो और काफ़ी आपका सेविंग भी हो जाता है। तो जब आप ऑब्वियस सी बात है जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो आप 25+ हो जाओगे, तो आपको ये भी नहीं होगा कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे अपनी फैमिली पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो आप जेआरएफ से आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जेआरएफ। अब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है तो मैं रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं भी जून में जेआरएफ को टारगेट कर रही हूँ और मैं जेआरएफ के लिए और भी अच्छे से मैं तैयारी कर रही हूँ ताकि मेरा जेआरएफ हो सके और मैं पीएचडी में एनरोल करूँ। क्योंकि ये एक मेरे को नेट होने के बाद बहुत रिलीफ मिला था कि येस आई हैव क्वालिफाइड एंड आई वाज हैप्पी, बट देन आई केम टू नो स्लोली when I kept on searching कि after qualifying net what are the opportunities, then I came to know कि just net is not enough। जेआरएफ होने से और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पीएचडी होने से और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करने से बेनिफिट्स होते हैं। और रिसर्च पेपर आप किस जर्नल में उनको पब्लिश कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है उस जर्नल का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। इंडिया में हर कोई नहीं, कुछ 16-17 स्टेट्स हैं जो आप गूगल कर लेना जो सेट का एग्ज़ाम लेती हैं, उनसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप उन स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान सेट है, गुजरात सेट है, तो अगर मैंने राजस्थान सेट क्वालिफाई कर लिया, हरियाणा सेट तो होता नहीं है, दिल्ली सेट भी नहीं होता है, तो राजस्थान सेट क्वालिफाई कर लेती हूँ, तो राजस्थान में जाके मैं जब वहाँ की वैकेंसी निकलती हैं राजस्थान की, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जब असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट लगने के लिए जब वैकेंसी निकलती है तो मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ और लग सकती हूँ अगर मेरा सेट क्वालिफाई है और नेट नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब कुछ साल पहले, कि नेट का लेवल हाई होता था एग्ज़ाम का और सेट का एग्ज़ाम का लेवल लो होता था। लेकिन अगर हम अभी रिसेंटली आप पेपर डाउनलोड करोगे यूट्यूब से, रिसेंटली आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे, तो आप देखोगे कि सेट एग्ज़ाम का लेवल भी हाई हो गया है, नेट से मैच करने लगा है। तो सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सेट क्वालिफाई करने का और एक फ़ायदा है, आगे एक एपीआई स्कोर बनता है। जब आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो उसमें सेट क्वालिफाई करने से भी आपको मार्क्स मिलते हैं, 2 या 3 मार्क्स। वो भी एक फ़ायदा है सेट क्वालिफाई करने से। तो हो गया। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है ना, अगर हम नेट नहीं कर पा रहे और हमने सेट कर लिया तो एटलीस्ट हम उस स्टेट में कर सकते हैं अप्लाई। दूसरा, अगर हम अपने ही स्टेट में और किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जा रही हूँ और नेट क्वालिफाई नहीं है और सेट है, तो एक इम्पैक्ट जा रहा है कि येस दिस इज़ ए गुड कैंडिडेट और मेरा डेमो अच्छा जा रहा है, सो आई मे बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, नेट और सेट, या आपने कर लिया नेट या सेट में से कोई एक, नेट करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऑल इंडिया लेवल पे आप एलिजिबल हो जाते हो। और आपको पता है कि नेट की एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम है, तो आपको एक बार देने की ज़रूरत है, लाइफ टाइम, दैट इज़ इनफ। उसके बाद अगर आप नेट हो गया आपका तो 1-2 चांस आप और दो। अगर आपके पास टाइम है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर आप उसका स्टाइपेंड का फ़ायदा उठाइए और आप जल्दी से जल्दी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू दीजिए। पीएचडी इंटरव्यू में आप जाएँ तो रिसर्च प्रपोजल होता है 8 से 9 पेज का, वो एक टेंटेटिव टॉपिक आप लेके जाते हो उनके आगे, जो इंटरव्यू आपका ले रहे होते हैं कि मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। वो टॉपिक आगे जाके वो चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको वो ले लेंगे उस यूनिवर्सिटी में। लेकिन रिसर्च प्रपोजल जस्ट आप लेके जाते हो, उनको अगर ये लगता है कि येस शी नोज, शी इज़ अवेयर और ही और शी इज़ अवेयर अबाउट द करंट टॉपिक्स गोइंग ऑन, और उनको लगता है कि यू आर हार्ड वर्किंग, और जो आपसे इम्प्रेस होते हैं कि, और आप देखते हैं कि वो वहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो जेआरएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वहाँ। क्योंकि मैं गई थी, हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, तो मैं वहाँ देने गई थी पीएचडी इंटरव्यू। तो हालांकि मेरे इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैंने वहाँ देखा कि जेआरएफ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है।
तो और नेट करने के बाद रही बात स्कॉलरशिप की, तो मैंने पता किया था नेट करने के बाद यूनिवर्सिटी वेरी करता है, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो लोग 8,000 देते हैं मंथली आपको स्टाइपेंड पीएचडी करने का। और जेआरएफ करने के बाद तो मैंने बता दिया कि आपको 35 टू 45,000 तक मिल जाते हैं पहले 2 साल में। उसके बाद अगले 3 साल में आपका स्टाइपेंड और बढ़ जाता है। और हम पीएचडी अगर हम मान लो हम वैसे एवरेज तो 3 से 5 साल में हो जाती है, तो 3 से 5 साल में अगर आपकी पीएचडी हो रही है तो उस दौरान आपको जो उस 3 से 5 साल के दौरान या जो आपकी जो पीएचडी हो रही है उस टाइम पे आपको ऑलमोस्ट 30 टू 35 लाख तक रुपए गवर्नमेंट से आपको मिल जाते हैं अगर आपका जेआरएफ है तो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप सोचेंगे कि नेट हो गया, सेट हो गया, अब मैम ने जेआरएफ की इम्पोर्टेंस भी बता दी कि जेआरएफ इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसके बाद अब क्या करें। तो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि अचीविंग हाई स्कोर विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। अब 3-4 दिन पहले ही एक नया नोटिस आया है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे कि जो आपका नेट का स्कोर है, जैसे मैंने दिया था दिसंबर वाला नेट, तो मेरा उसमें स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरी कोशिश जून में यही रहेगी कि मैं नेट के स्कोर को मतलब या तो उसको बढ़ाऊँ या फिर मैं जेआरएफ ही क्वालिफाई कर लूँ, क्योंकि अब नेट के जो स्कोर हैं, मार्क्स हैं, वो भी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आपके नेट के मार्क्स अच्छे हैं तो वो मायने रखते हैं पीएचडी एनरोलमेंट में। मेरे जो मार्क्स हैं वो 1 साल तक, जैसे दिसंबर में दिया था तो अगले दिसंबर तक वैलिड हैं। और मैं कहीं पीएचडी में अगर एनरोल करती हूँ तो वहाँ 70% वेटेज मेरे नेट के मार्क्स को दी जाएगी और 30% वेटेज मेरे इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो वो पीएचडी में एनरोल करने के लिए है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो मेरा नेट एलिजिबल है, लाइफ टाइम है, और बेशक वो मार्जिन से है या ज़्यादा मार्क्स से है, अगर मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा है या कम है। लेकिन पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आजकल मतलब पिछले 3-4 दिनों से जब से नोटिस आया है, तो अब नेट के स्कोर, आपका मार्क्स जितना आया है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए। पीएचडी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो आप तो बहुत अच्छा होता है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा होता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। लेकिन आप एक बार चेक कर लेना कि वो आप देखोगे बहुत सारी वो आती हैं, उनमें आपको पता चल जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, आपको यूजीसी की साइट पे ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है फेक हैं, उनसे आप मत कर लेना पीएचडी। तो आप वो देखकर ही आप एनरोल करना पीएचडी के लिए, वरना आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और आपकी पीएचडी को भी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो वेस्ट ऑफ द मनी, वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द डिग्री। सो डू नॉट डू इट। जब भी आप कहीं एनरोल करें, मास्टर्स करने के लिए भी, पीएचडी करने के लिए भी, तो ज़रूर चेक करिए कि वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज कहीं वो फेक में तो काउंट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, जब आप पीएचडी करने के सोच रहे हो तो आपका क्या होता है, क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। ए पीएचडी डिग्री इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स एस्पायरिंग टू एडवांस देयर एकेडमिक कैरियर एंड परस्यू रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशंस। सी पीएचडी का फ़ायदा ये है कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि एपीआई स्कोर बनता है, तो उसमें आपके पीएचडी के मार्क्स अच्छे खासे ऐड हो जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी आपको 25 मार्क्स देती है, कोई 30, तो उसके लिए पीएचडी बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा जो है कि जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हो परमानेंट कहीं, और उसके बाद प्रमोशन के लिए कि आने वाले 4-5 साल बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हो, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनना चाहते हो, और प्रोफेसर के बाद जो होता है कि प्रोफेसर के बाद आप काफ़ी साल वर्क करोगे, उसके बाद वो लक की चांस है कि उनमें से ही कुछ 1-2 या वो बन सकते हैं किसी भी उसमें वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, और प्रो वाइस चांसलर से आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, और वाइस चांसलर से किसी ऐसे गवर्नर, यू कैन गो इन एनी ऑफ द राज्यसभा और लोकसभा और पार्लियामेंट। सो दिस इज़ द हायरार्की। तो हमारी पहली जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से ही शुरू होगी वो। तो उसके लिए देखो, आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी इज़ मैंडेटरी, पीएचडी इज़ मस्ट। अब देखिए, गेन टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी और टीचिंग असिस्टेंट एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और आपको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू दीजिए अलग अलग कॉलेज में, चाहे गेस्ट फैकल्टी पे भी आती हैं पोस्ट, और
और आजकल जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी या एक्सटेंशन समझ लो या एडहोक समझ लो, वो लगना बंद हो गया है। लेकिन अब आप यूनिवर्सिटी में ऐसे गेस्ट फैकल्टी या एक्सटेंशन पे आप लग सकते हैं। तो उस आप पता वो आपको खुद पता करता रहना पड़ेगा। आपको अपने प्रोफेसर्स के या जो स्टूडेंट्स हैं आपके सीनियर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में रहिए। कहीं अगर वैकेंसी आ रही है आसपास तो आप वहाँ अप्लाई करिए और इंटरव्यू दीजिए, और अगर आपका होता है दैट्स वेल एंड गुड, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और दूसरा है प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए, वही प्रोसीजर है, आपका इंटरव्यू होगा, डेमो होगा। डेमो यूनिवर्सिटीज़ में जनरली नहीं होता, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में अगर जाओगे तो वहाँ डेमो होगा। इफ़ यू आर सिलेक्टेड वेल एंड गुड। प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली शुरू में आपको बिकॉज यूर ए फ्रेशर यू विल गेट लेस सैलरी, बट इट्स ओके। देखिए, नेट के लिए तैयारी करना और पढ़ाना दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने ये महसूस करी है। अब जब मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाना और एक्सप्लेन करना शुरू करा है तो मैं सीख रही हूँ कि किस तरह से पढ़ना। जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ या कुछ समझा रही हूँ तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। हम बहुत ज़्यादा फंबल भी करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इट्स ओके, इट्स ह्यूमन नेचर। बट स्लोली विथ एक्सपीरियंस we will reach to perfection. There is no ultimate perfection, but we will try to improve day by day, right? तो आप टीचिंग कर सकते हैं कहीं पे गेस्ट फैकल्टी की तरह, लेक्चरर की तरह, या अगर आप लकी हो और आपका नेट क्वालिफाई है तो अगर आपके स्टेट में पीएससी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट भर्ती निकली है, पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन परमानेंट पोस्ट, या किसी भी स्टेट की इंडिया में, तो आप उसको नेट क्वालिफाई होते ही अगर आप लकी हो और वैकेंसी निकल गई, आप अप्लाई करिए और आप उसमें जितने भी उस एग्ज़ाम के राउंड्स होंगे, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे हरियाणा में 2019 में हुई थी HPSC का एग्ज़ाम, और उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है, 2024 आ गई है। तो अभी कह तो रहे हैं कि ये ऐसा होगा कि पहले प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव, फिर मेंस होगा, सब्जेक्टिव, देन इंटरव्यू राउंड होगा। तो जैसे भी होगा देखेंगे आगे। तो इस तरह आप ध्यान रखिए कि आपके जो स्टेट है उसमें पीएससी का एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, परमानेंट भर्ती के लिए। आप उसके लिए अच्छे से आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, और उससे आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। और स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, लाइक 90,000, 1 लाख। तो उसके बाद देखिए आप टीचिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मॉनिटर जॉब ओपनिंग्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, एंड प्रिपेयर एंड सबमिट एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग योर CV, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप आपके CV वगैरह भी आप सबमिट कर सकते हो जहाँ पे आपको जॉब चाहिए। उसके बाद आप इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करिए, और आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, रिसर्च इंटरेस्ट कहाँ है, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होता है वो देखिए। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए टेक्स्ट की रीडिंग अगर आपने मास्टर्स में करी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप देखिए टेक्स्ट की रीडिंग कैसे करनी है। मैं जैसे आजकल टेक्स्ट भी रीड कर रही हूँ। अभी कुछ 3 महीने तक, जब तक मैं JRF के लिए टारगेट करूँ तब तक मैंने उस रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले टारगेट को छोड़ रखा है, हॉल्ट पे रखा है। तो आप ये चीज़ें आप सीखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ तो मैं बता ही रही हूँ इस वीडियो में कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होता है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के 2 और 3 मार्क्स भी मिलते हैं API स्कोर में। अब बार बार कह रही हूँ API स्कोर क्या चीज़ है ये, आइए जानते हैं। देखिए, यह मैंने सम अप किया है MA, सब हमने MA कर ली उस सब्जेक्ट में। देखिए, जब आप UGC रेगुलेशन 2018 गूगल करना तो उसमें लिखे आएंगे इंस्ट्रक्शंस। वो UGC रेगुलेशन 2018 में लिखा हुआ है कि API स्कोर क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। उसी के आधार पर ही मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। तो आप उसको गूगल कर लेना, आपको वहाँ पे जो मैंने अब तक जो कहा वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो MA कर लो आप, उसमें लिखा हुआ है कैटेगरी टू कैटेगरी कितना मिनिमम परसेंटेज आपको होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेट हो गया, ठीक है। JRF अगर आप कर सकते हो कर लो, सेट कर लो। PhD आपने एनरोल हो गए, आप कहीं से PhD कर रहे हो, ठीक है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू इम्प्रूव API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये देखिए, हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि हमने BA कर ली या BSc कर ली, क्या फ़ायदा है इन परसेंटेज का, बस पढ़े जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इन परसेंटेज का, कहाँ काम आते हैं ये परसेंटेज। फिर हमने MA कर लिया, हमने सोचा कहाँ काम आएंगे ये परसेंटेज, तो हम सोचते थे। बट अब मैं बता रही हूँ,
मुझे पहले बीए मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हैं और उसके लिए एपीआई स्कोर भी होता है, वहाँ आपके परसेंटेज काम आते हैं। किसी ने बता दिया होता तो मैं उसी टाइम अच्छे परसेंटेज, थोड़ा और अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करती। तो मैंने तो एपीआई स्कोर बताती हूँ। जब आप यूजीसी रेगुलेशन 2018 टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ आएगा, तो आप उसमें देखना कि वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, पर वो एक जनरल दे रखा है। तो आप उसमें कैलकुलेट कर लेना कि आपका एपीआई स्कोर कितना बन रहा है। तो शुरू में अगर आप मेरी तरह फ्रेशर हो, सिर्फ नेट क्वालिफाई हो, मास्टर्स ही हो, सेमिनार वर्कशॉप कुछ अटेंड नहीं कर रखे हैं, तो वो बहुत कम बनेगा। जैसे मेरा 100 में से अभी 41 ही बन रहा है। तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। उसमें कॉलम लिखे हुए हैं, वर्कशॉप सेमिनार भी अटेंड करने होते हैं, उससे भी बढ़ता है वो। रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं तो उनका 4th सेमेस्टर में डिसर्टेशन होता है, सिलेबस का पार्ट। तो उसमें उनके जो प्रोफेसर से उनको सिखाते हैं कि कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, और जनरली बच्चे उस टाइम 4th सेमेस्टर में कर लेते हैं। और मैंने तो ऐश्वर्यापुरी मैम की वीडियो से भी सीखा था कि कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं या जिनके फादर या उनका जो फैमिली बैकग्राउंड इसी फील्ड से होता है, तो वो उनको गाइड करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो हम असाइनमेंट हम लोग देते हैं सारे सेमेस्टर्स में, तो वो असाइनमेंट को वो लोग इतना अच्छा बना लेते हैं और टेक्स्ट को पढ़ के और उनको इस तरह से बना लेते हैं एमएलए फॉर्मेट में। जनरली ह्यूमैनिटीज़ के लिए एमएलए फॉर्मेट होता है साइटेशन का, वो सब फॉलो करके इतना अच्छा बना रिसर्च पेपर वो असाइनमेंट बनाते हैं कि फिर उसी को ही रिसर्च पेपर के तौर पे सबमिट कर देते हैं। तो सोचिए कि 4 सेमेस्टर हैं मास्टर्स के और आपने असाइनमेंट बना लिए, तो आप उन असाइनमेंट्स को इतना अच्छा बना रहे हैं कि आपके रिसर्च पेपर के तौर पे वो पब्लिश हो रहे हैं। तो सोचिए कि आपके 10-12 मार्क्स तो वहीं पे जुड़ जाएंगे। तो उससे भी एपीआई स्कोर बनता है, आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज से बनता है, मास्टर्स के परसेंटेज से। बीएड का कोई मायना नहीं है यहाँ, क्योंकि बीएड स्कूल लेवल की टीचिंग के लिए काम आता है। यहाँ पे अगर आपने बीएड कर भी रखे तो यहाँ काउंट नहीं होगा उसका मार्क्स। यहाँ पे बस आपकी बीए, एमए और नेट। जेआरएफ जैसे नेट क्वालिफाई है तो 10 में से समझ लो 5 या 7 मार्क्स मिलते हैं, और जेआरएफ क्वालिफाई है तो फिर आपके 7 या फिर 10 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पीएचडी करने पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जनरली 25 मार्क्स देती है, एपीआई स्कोर में आप जोड़ लेना। और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 30 मार्क्स देती है पीएचडी के। तो आप देखिए कितने अच्छे मार्क्स बढ़ गए। अब एमफिल आज के दिन वैलिड नहीं है एमफिल, लेकिन किसी ने एमफिल कर रखी हो तो ये मैं सोचिए वेस्ट गई, उसके भी 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने तो देखो ग्रेजुएशन में एक ही वर्कशॉप अटेंड किया था सर के कहने से। सर ने बोल दिया था कि आप अटेंड कर लो, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता थी, पर कह दिया तो मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे थे तो मैंने भी वर्कशॉप कर ली थी। लेकिन अब मुझे पता लगा कि वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस से भी आपको एपीआई स्कोर में इम्पैक्ट पड़ता है, उससे मार्क्स ऐड होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वेरियस स्टेट्स के, मैंने बताया ना, पीएससी के थ्रू। तो वो आप एग्ज़ाम्स दीजिए, उससे आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बेशक आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है, आपके पास पीएचडी नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, और मैं अगर लकी हूँ और मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो मैं सिर्फ नेट के बेसिस पर और एमए के बेसिस पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बन सकती हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस हमेशा ओपन है, आप अपना इंटरव्यू डेमो अच्छा प्रिपेयर करिए, वहाँ वैकेंसी होगी, वेल एंड गुड, यू विल बी सिलेक्टेड। यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और टीचिंग कर सकते हो, और टीचिंग के भी 1 साल के 2 मार्क्स मिलते हैं एपीआई स्कोर में। तो ये एपीआई स्कोर कहाँ काम आता है, एक और चीज़ बता दूँ। एपीआई स्कोर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए गेस्ट और परमानेंट फैकल्टी बनने के लिए यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर काम आता है। ठीक है, और जो अगर आप सोच रहे हो कि आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ और मेरे एपीआई स्कोर बेशक कम है, तो वहाँ काउंट नहीं होगा। स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है, पर जनरली हरियाणा में ऐसा देखा गया है, तो मैं हरियाणा का बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं दे रही हूँ ये एग्ज़ाम एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का। मान लो मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुँच गई, तो मैं वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू का रिटन एग्ज़ाम का मेरा 87% वेटेज होगा, और 12 और बाकी वेटेज जो कम वेटेज जो होगा वो मेरे इंटरव्यू का होगा। मैं उसको दूंगी, डेमो दूंगी अगर वो कहेंगे तो, और मेरे इंटरव्यू को लेंगे, वो अच्छा जाता है तो मेरे एपीआई स्कोर वगैरह वहाँ नहीं जोड़ा जाता। एपीआई स्कोर यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है स्पेशली। तो इस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आप इस तरह से बनिए। ये एक बहुत अच्छा मैंने आपको रोड मैप दिया है।
जो मैंने मिस्टेक करी ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ काउंसलिंग, मैंने जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता जो चुना है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने 11th-12th में बायोलॉजी भी ले लिया था, मैथ्स ले लिया था, और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी इन नेचुरल साइंस कर लिया, मतलब बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री था। और उसके बाद मैंने बीएड किया और कुछ बैंक के एग्ज़ाम्स दिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ क्वालिफाई हुए, कुछ नहीं हुए, मेंस तक आउट हो जाती थी। और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, तो मुझे काफ़ी बेसिक चीज़ें भी समझनी पड़ी कि बेसिक टर्म्स भी क्या हैं, मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे। और फिर नेट का सिलेबस तो बहुत ही वास्ट है, मास्टर्स का सिलेबस तो बहुत कम है। नेट के सिलेबस में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर जाके नेट क्वालिफाई हुआ है। लेकिन आप मेरी तरह मत करिएगा, जो मैंने आइडियल जर्नी बताई है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर, अगर आपको बनना है तो आप ये आइडियल जर्नी जो मैंने इस वीडियो में बताई है तो प्लीज़ ये फॉलो करना, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो किसी के लिए तो, या जो सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। काश किसी ने मुझे बहुत पहले ये API स्कोर और ये JRF क्या होता है, PhD का क्या फ़ायदा है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स भी होते हैं, क्या सैलरी मिलती है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, ये चीज़ें पहले बता दी होती तो आज मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर रही होती। यही रीज़न है कि मैंने ये चैनल शुरू किया है कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ वो किसी और के लिए भी फ़ायदा करे। इसीलिए मैं चीज़ें जो मैं सीख रही हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।